एक चीज जानते हैं बेटे, क्या दृश्य भी है श्रव्य भी है। मतलब दृश्य माने दिखाई दे, तो जो हमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे ना, दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, मतलब जिसे हम देख भी सके सुन भी सकें, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री। तो सिंपल सी बात है, टेलीविजन टीवी पर हमें दिखता भी है सुनाई भी देता है। दूरदर्शन समाचार, दूरदर्शन। अब आप कहोगे गुरुजी टेलीविजन है तो दूरदर्शन क्यों? अरे भाई दूरदर्शन इसलिए ये तब बने जब ये कॉन्सेप्ट बना तब केवल दूरदर्शन हुआ करता था। अब आप स्टार प्लस, जी न्यूज, दुनिया का कलर फलर सब उसी में जोड़ लेना, क्योंकि वहां तो प्रसारण वही होता है, वही तो टीवी पे दिखता है, वही तो टीवी पे दिखता है। जो वहां से अगर बिना आवाज वाला प्रसारित हो तो टीवी आवाज पैदा कर देगी उसमें, तो टीवी उसे दिखाती है इसलिए है, वहां से आता है इसलिए है, दोनों को जोड़ना। तो ये दूरदर्शन मतलब भाई ये तो केवल तब दूरदर्शन रहा होगा जब ये चीजें लिखी गई। अब आज तो आप इसमें मैंने बताया ना, वर्तमान से जोड़ दिया, कलर वलर सब जोड़ लो। यूट्यूब आप देख रहे हैं, फिल्म या सिनेमा, बिल्कुल क्लियर है। अब आप कहोगे कि गुरुजी इनका हम शिक्षा में उपयोग कैसे करें? तो भाई टीवी पे तमाम ज्ञानवर्धक चीजें आती हैं, तमाम साहित्य आदि की चर्चा पर चर्चा आती है, जो है दूरदर्शन के द्वारा भी ये चीजें प्रसारित होती हैं। यूट्यूब पर ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या है? फिल्म सिनेमा में भी, जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी, आपने ये देखा, या तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर तारे जमीन पर देखिए कितना गजब का कॉन्सेप्ट उस मूवी का लिया गया है। पहली बार लोगों को समझ में आया कि हाँ, पढ़ने लिखने में कोई विकार भी नहीं। तो जो शिक्षण पढ़ते थे केवल वही जानते थे कि डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्कैलिकुलिया क्या है। नहीं, लोगों को पहली बार समझ में आया पठन लिखन में कोई विकार भी हो सकता है। तो ये सब हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद एक नया टॉपिक यहां से शुरू करेंगे। इस नई टॉपिक का नाम है पाठ्यपुस्तक। बहुत बार आपसे यह प्रश्न आता है कि पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक के अक्षर कैसे होने चाहिए, पाठ्यपुस्तक के चित्र कैसे होने चाहिए। तो अगर हम पाठ्यपुस्तक का शाब्दिक अर्थ, शिक्षण सहायक सामग्री खत्म, नया टॉपिक। तो अब अगर हम पाठ्यपुस्तक का अर्थ केवल लें तो पाठ्यपुस्तक का तो अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए किताब। तो क्या कोई भी किताब पाठ्यपुस्तक हो सकती है? आप बताओ, क्या कोई भी किताब पाठ्यपुस्तक? भाई पाठ्यपुस्तक का मतलब है पढ़ने के लिए किताब, तो कोई भी किताब पाठ्यपुस्तक हो सकती है? नहीं साहब, पाठ्यपुस्तक कहते किसे हैं पहले ये समझ लेना। कोई भी किताब थोड़ी। अब अगर कोई भी किताब पाठ्यपुस्तक हो जाए तब तो अध्यापक ने, हिंदी वाले मास्टर ने कहा कि कल किताब लेके आना, कोई 12वीं वाली लेके चलाएगा, कोई 6ठी की पा जाएगा, अपने भैया की लेके चलाएगा, कोई अपनी कोर्स की लाएगा, कोई छोटे वाले की लाएगा। दिक्कत होगी कि नहीं? पाठ्यपुस्तक का मतलब क्या है? पाठ्यपुस्तक का मतलब पढ़ने के लिए किताब तो है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें हैं, इसे दिमाग में बिठा लेना। क्या? कक्षा या कोर्स के अनुरूप हो, नंबर 1। नंबर 2, पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, और नंबर 3, संस्थान द्वारा अनुमोदित हो। अब मान लीजिए किसी जगह वसंत चल रही है हिंदी में, अब एक लड़का अगर वहां जो है क्षितिज पुस्तक लेकर जाता है तो वो पुस्तक वहां नहीं है, क्योंकि क्षितिज के पाठ अलग हैं, वसंत के पाठ अलग हैं। तो इसलिए पाठ्यपुस्तक का मतलब है 3 बातें शामिल करो तब। पढ़ने के लिए वह पुस्तक जो कक्षा या कोर्स के अनुरूप हो, पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, और संस्थान द्वारा अनुमोदित हो। अब ये परिभाषा आपके सामने है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चल फटाक से। पाठ्यपुस्तक का महत्व देखिए भैया, आज सबसे बड़ा महत्व यह है कि बिना पाठ्यपुस्तक के वर्तमान में हम शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, हम एक बार शिक्षण सहायक सामग्री के बिना कल्पना कर सकते हैं, पर बिना किताब की कल्पना नहीं कर सकते। जो है पाठ्यपुस्तक के बिना आज हम पढ़ने की कल्पना ही नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजें दी गई हैं, शिक्षा हेतु अनिवार्य है। ठीक है, हाँ, शिक्षा के लिए अनिवार्य है संपूर्ण पाठ्यक्रम। अब यही तो है, अगर कोई किसी भी कोर्स के लिए एक निश्चित पाठ्यपुस्तक नहीं अगर बनाई जाती है तो बच्चा बड़ा परेशान रहता है। एक चैप्टर इस किताब में है, एक चैप्टर उस किताब में, वो बेचारा 20 किताबें खोजता फिरे। और अगर पाठ्यपुस्तक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सारा पाठ्यक्रम एक जगह, बस एक किताब खरीदिए, उसी से पढ़ डालिए। दूसरा है, पाठ्यपुस्तक शिक्षक और अध्यापक के बीच की कड़ी है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नोट कर लेना। पाठ्यपुस्तक शिक्षक, अब अध्यापक और शिक्षक के बीच की कड़ी है, क्योंकि यही दोनों को आपस में जोड़ती है। पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री अध्यापक और शिक्षक करें, या पाठ्यपुस्तक शिक्षण सहायक सामग्री में भी है, दृश्य में है, तो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री अध्यापक और बच्चे के बीच की कड़ी है? पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक के गुण क्या हैं? ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, बालक के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। वैसा थोड़ी कि बच्चे के लिए बड़ी कठिन किताब हो। यही सब प्रश्न बनते हैं यार, केवल दिमाग में बिठा लो बस। पाठ्यपुस्तक बालक के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरे वाले के लिए, कक्षा 2 के लिए 2 के स्तर की, 12वीं के लिए 12वीं के स्तर की। अब 2 वाले को 12वीं में कर दो तो थोड़ी पढ़ पाएगा, नहीं, दिक्कत होगी। पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए। भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यपुस्तक आकर्षक होना चाहिए। देखिए चूंकि हम बात यहां बच्चे की कर रहे हैं ना, हम बच्चे के लिए पाठ्यपुस्तक की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है पाठ्यपुस्तक आकर्षक होनी चाहिए। क्योंकि अगर अट्रैक्टिव नहीं होगी तो बच्चा उसे पढ़ेगा नहीं। इसलिए बच्चे में देखिए खूब रंगीन बंगीन चित्र उत्र छपा रहता है, तमाम बड़ा सुंदर सुंदर रहती है ना। तो क्यों रहता है ऐसा? अगर नहीं होगा तो पढ़ेगा ही नहीं। हमारी आपकी तरह बिल्कुल ऐसे करिया करिया लिखाई वाली दे दीजिए, पढ़ेगा ही नहीं। पाठ्यपुस्तक ज्ञान के स्थायीकरण के लिए जरूरी है। भाई बच्चा अब केवल हम बोल दें तो कहां लेकर के जाएगा, लेकिन जब नहीं समझ में आएगा किताब में देखेगा तो स्थायी कर जाएगा। पाठ्यपुस्तक गृह कार्य की समुचित व्यवस्था होती है। सही है कि भाई होमवर्क आदि उसी से दिया जाता है, बच्चा उसी से होमवर्क कर लेता है। पाठ्यपुस्तक में सूचनाएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं, नए स्थान है ये।
पाठ्य पुस्तक में सभी सूचनाएं एक स्थान पर मिल जाती हैं, तो ये पाठ्य पुस्तक के गुण हो गए। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं जिनकी जो पूछी गई हैं। जैसे नंबर 1, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। अभी हमने बताया बच्चे के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, छोटे छोटे शब्दों से, चूंकि हम बात यहां छोटे बच्चे की कर रहे हैं, हम यहां बीएमए के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो छोटे छोटे शब्द होने चाहिए, सरल वाक्य होने चाहिए ना, छोटे वाक्य होने चाहिए ना, और भाषा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपसे पूछा जाता है, यह प्रश्न क्या पूछा जाता है आपसे बार बार यह पूछा जाता है कि पाठ्य पुस्तक जो है ये कैसी हो जो है, तो ये ध्यान रखना आप कि भाषा के पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, भाषा के विविध रूपों का प्रयोग होना चाहिए। ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है, या जहां ये उत्तर रहे यही उत्तर सही होगा, ये भी दिमाग में बिठा लो आप। भाषा के विविध रूप का मतलब क्या है? देखिए मैं बताऊं, गद्य की भाषा अलग है, नाटक की भाषा अलग है, काव्य है। अब आप कहोगे कि गुरुजी वही शब्द तो, पर लिखने का ढंग उसमें उसके अपने शब्द, गजल की भाषा अलग है, कविता की भाषा अलग है ना, तो अलग अलग भाषा के विविध रूप मतलब कि उसमें कविता भी हो, कहानी भी हो, नाटक भी हो। अब आप ये कह दो कि अलग अलग विधाएं हो, ये भी कह सकते हो, लेकिन ये विधाएं हम साहित्य शैली के स्तर पर कहेंगे और भाषा के स्तर पर कहेंगे कि अलग अलग भाषा हो, कहानी भी हो, कविता भी हो, नाटक भी हो, गजल भी हो, तमाम चीजें हो, तो अलग अलग रूप होता है भाषा का। ठीक है, विज्ञान के चैप्टर हो, वहां भाषा का रूप अलग है, जो है इतिहास से रिलेटेड कोई हो, वहां भाषा का रूप अलग है। तो कुल मिला के अलग अलग पाठ हो, बस मूल निष्कर्ष इतना। चलिए अगला है, कह रहे हैं विषय सामग्री। इसकी विषय सामग्री कैसी हो, मतलब जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं विषय सामग्री कैसी हो। नंबर 1, बच्चे के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। नंबर 2, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। निरर्थक चीजें आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते भाई, बिना वजह की चीज थोड़ी पढ़ाएंगे, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। बालक के घर के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि ये चीज सही है कि वही बच्चे के लिए बेहतर है जो उसके परिवेश से जुड़ी हो, क्योंकि जो उसके परिवेश से नहीं। अब हमें इंग्लैंड का इतिहास अगर पढ़ाया जाए तो हम इंग्लैंड के इतिहास को क्या समझ पाएंगे, हमें क्या पता है कि इंग्लैंड में कैसे मकान होते हैं, वहां का व्यवस्था क्या है ना, तो जो हमारे परिवेश से जुड़ी है वही अच्छा है। दूसरी चीज रोचक होनी चाहिए, विविध विषय वैविध्यपूर्ण होनी चाहिए। मैंने बताया ना कि विज्ञान भी हो, इतिहास भी हो, भूगोल भी हो, तमाम, हिंदी भी हो, गद्य भी हो, पद्य भी हो। हिंदी से इतर दूसरी भाषा के शब्दों को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि हम सीख सकें उन भाषाओं के शब्दों को। पूर्व ज्ञान से संबद्ध होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। अब आप खुद समझिए कि अगर बच्चे को कक्षा 6 में संज्ञा का पाठ नहीं आया है और 7 में आकर उसे सर्वनाम पढ़ का पाठ दे दिया गया, तो बच्चा कैसे समझेगा? जब तक वो संज्ञा नहीं समझेगा सर्वनाम कैसे समझेगा? तो उसके पूर्व ज्ञान से संबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, विषय सामग्री में लोकोक्ति, मुहावरे, नाटक, लोकगीत तथा लोक विधाओं का प्रयोग होना चाहिए। भाई आपसे देखिए एक प्रश्न सीटेट में बार बार पूछा जाता है, आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन सीटेट में, वहां पूछा कि किसी भी किताब में लोक साहित्य देने का उद्देश्य क्या है, किसी भी पाठ्य पुस्तक में लोक साहित्य देने का क्या उद्देश्य है? तो यही उद्देश्य है ताकि वो अपनी संस्कृति को जान सके, अपनी लोक विधा को, तो विषय सामग्री में उसे भी स्थान मिलना चाहिए ताकि हम अपने कल्चर को जान सके, अपनी संस्कृति को जान सके। ठीक है, अगला है पाठ्य पुस्तक के चित्र कैसे हो। नंबर 1, रंगीन होने चाहिए क्योंकि बच्चा रंगीन चित्रों से अट्रैक्ट होता है। अमूर्त को मूर्त करने वाले हों, जैसे आपने देखा होगा हमारी आपकी किताब में भले नहीं हो बीएमए में, पर जैसे जब बच्चे की कहानी की किताब 6ठी 7वीं 8वीं तक, आप देखिए 8वीं तक कम से कम, जब कोई चैप्टर शुरू होता है तो उस चैप्टर को शुरू ऊपर नाम लिखा होता है, फिर उसका एक बड़ा सा चित्र बना होता है, एक बड़ा सा चित्र बना होता है और फिर उसके नीचे तमाम बातें लिखी होती हैं। वो चित्र क्या है? वो चित्र वही है जिसे देखकर कहानी का आधा भाव बच्चे को अपने आप समझ में आ जाता है। वो चित्र कोई भी अनर्गल नहीं बना होता है, या मूर्त को मूर्त करने वाला हो। चित्र भाव प्रधान होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसको देखकर कुछ समझ में ही न आए। ठीक है, और मुख्य पृष्ठ सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। मुख्य पृष्ठ, अच्छा एक प्रश्न यहां और नोट कर लेना, आया हुआ प्रश्न है सीटेट में, क्या क्वेश्चन मतलब नोट कर लेना, पुस्तक के मुख्य पृष्ठ का बच्चे के सीखने से, पुस्तक के मुख्य पृष्ठ का बच्चे के सीखने से सीधा लेना देना नहीं है, सीधा संबंध नहीं है, लेना देना क्या, ये बात ध्यान में रखना। मतलब पुस्तक का जो किताब का मुख्य पृष्ठ होता है वो बच्चे के सीखने से उसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो केवल क्या है, आकर्षक होना चाहिए ताकि बच्चे को अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, एक प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है, क्या पाठ्य पुस्तक साध्य है या एक साधन है? पाठ्य पुस्तक है क्या, साध्य है या साधन? तो देखो बेटे मैं आपको बताऊं, साध्य और साधन का आप यहां अंतर समझ लेना, तब मैं बताऊंगा क्या। ये तो चलिए प्रश्न आ गया, पहले मैं यहां समझाऊं साध्य और साधन। देखिए साध्य का मतलब है हमारा लक्ष्य जिसे हम पाना चाहते, जैसे अध्यापक बनना हमारा साध्य है, और इसका साधन क्या है? इसका साधन है पाठ्य पुस्तक।
भाई हम किताब पढ़ करके, मैं कोचिंग आदि को नहीं इसमें शामिल कर रहा हूं, यद्यपि ये भी है, पर मैं पाठ्य पुस्तक तक ही ले रहा हूं। भाई जो है अध्यापक बनना हमारा लक्ष्य है, तो हमारा साध्य है, साधन है पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक एक साधन है, साध्य नहीं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कैसे होने चाहिए? अलग अलग प्रकार के। अब ये नहीं है कि सारे दीर्घ उत्तरी ही दे दिए, अरे भाई अलग अलग प्रकार, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स भी होना चाहिए, गलत सही मिलाने वाला भी होना चाहिए, वन वर्ड में मतलब टिक लगाने वाला भी होना चाहिए, एक शब्द में उत्तर वाला भी होना चाहिए, अलग अलग प्रश्न होना चाहिए और बच्चों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि कक्षा 6 के बच्चे को जो है सारांश लिखने को दे दिया, अब आपने वो कैसे लिखेगा, बेचारा कठिन हो जाएगा उसके लिए कविता का। तो ये बात समझ में आ गई, पाठ्य पुस्तक में ये चीज समझ गए आप। चलिए अब जो है, अब आ गया हमारा 2-3 टॉपिक और बचा है।